हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल के टॉपिक में महाजनपद के विषय में बताया, 16 महाजनपदों के विषय में, जिसके अंतर्गत हमने अंग, कम्बोज, अवंती, वत्स जैसे महाजनपदों के विषय में भी बताया, उसकी राजधानी के विषय में बताया। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि 16 महाजनपदों में 4 सर्वशक्तिशाली महाजनपद थे, जिसमें आपका मगध, कोसल, वत्स, अवंती। मगध की राजधानी आपकी राजगृह थी या गिरिब्रज कह लीजिए। और जो अवंती है, अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी है माहिष्मती। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। यह क्षेत्र जो है इलाहाबाद और बादा का क्षेत्र है वर्तमान। अब इसी के अंतर्गत जो 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से एक महाजनपद है मगध। मगध का उत्कर्ष, यही मगध ही है जो 15 यानी कि महाजनपदों को अपने अंदर समाहित करके एक केंद्रीकृत राष्ट्र का निर्माण या राज्य का निर्माण होता है, वो भी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की सहायता से। तो अभी हम देखते हैं मगध कैसे कैसे उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। आपको बता दें, मगध है, मगध 16 महाजनपदों में से एक जनपद है। मगध की इसलिए स्थितियाँ अनुकूल थी क्योंकि मगध की जो राजधानी थी, राजगृह, वो राजगृह 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ों से घिरा होने के बाद वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आक्रमण नहीं कर पाता था। जैसे कोई बाहरी व्यक्ति, कोई शत्रु अगर चाहता था तो अगर मगध के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं चेष्टा कर पाता था, क्योंकि इसकी राजगृह राजधानी पहाड़ियों से घिरा हुआ, जो क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ होता, एक तरह से वह किला का कार्य करता है जिससे कि प्राचीर की दीवार, जिसे प्राचीर दीवार, चारदीवारी का काम करता है। और दूसरा इसका जो है पाटलिपुत्र वाला स्थान है, वो जल दुर्गों से घिरा हुआ है। ये गंगा और सोन नदियों के तट पर स्थित है, वहाँ घिरा हुआ है। और गंगा की उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, वहाँ पर अनाज खूब उत्पादन हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और साथ ही साथ इसके बिहार के दक्षिणी भाग से इसे जो है मगध को बहुत सारे जैसे खनिज संसाधन, वन संसाधन और हाथी और घोड़े की भी पूर्ति हो जा रही है। जैसे कि बड़े स्तर पर उसको हाथी मिल जा रहा है, घोड़े मिल जा रहा है। घोड़े इसलिए मिल जा रहा है कि रक्षा करने के लिए, जैसे कि घोड़े और हाथी, वह भी दक्षिणी बिहार के जो क्षेत्र है वहाँ से हाथी इतना बढ़िया से मिल जाता था कि मगध को युद्ध के दौरान उपयोग करने में आता था। क्योंकि जब हाथी बैठे, जो राजा होते थे, हाथी बैठ करके जो शत्रु देश के सैनिक होते हैं उनको अपने पैरों से कुचल देते थे हाथियों के। तो ये सब चीज़ें थी। और साथ ही साथ मगध इतना तेज विस्तार किया क्योंकि उसके पास ऐसा अनुकूल वातावरण मिला था प्राकृतिक, जिसके परिणाम स्वरूप वह विकसित करते हुए आगे बढ़ता चला गया। मगध के अंतर्गत देखिए, मगध साम्राज्य के जो परिचय प्रमुख वंश, जैसे सबसे पहले आपको बताया प्राचीन काल में जो थे जरासंध नामक राजा ने राज किया। फिर उसके बाद मगध में जरासंध के बाद अगर कोई उत्कृष्ट राजा हुआ तो हर्यक वंश की नींव पड़ी। हर्यक वंश जो है 544 बीसी से 412 बीसी तक है। इसमें 3 शासक हुए थे, बिंबिसार हुए थे, और उसके बाद अजातशत्रु हुए थे, उदयन हुए थे। जो बिंबिसार थे, इनका कार्यकाल 544 बीसी से 492 बीसी था। बिंबिसार जो है 15 वर्षों की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं, 52 साल तक सबसे ज़्यादा शासन करते हैं। बिंबिसार के जो राज्य विस्तार की नीतियाँ थी, उनकी 3 नीति, उनकी प्रसिद्ध नीति विवाह की नीति थी। अगर वो किसी राज्य को पाना चाहते थे तो उसकी बेटी से शादी कर लेते थे। जैसे आप देखेंगे, वो सर्वप्रथम वो विवाह करते हैं महाकोसला देवी। ये महाकोसला देवी जो है काशीराज की पुत्री हैं और प्रसेनजीत की बहन है। जब इनसे शादी कर लेते हैं, इनको काशी मिल जाता है यानी कि इनको काशी उसमें मिल जाता है दहेज में। और इस काशी से इनको 1 लाख की आय होती थी हर वर्ष।
इसका उस समय होते थे। और साथ ही साथ ये वैशाली यानी वज्जी की ओर, वज्जी महाजनपद की ओर अपना विस्तार करना चाहते थे। तो वज्जी की जो राजधानी है वैशाली कहा जाता, राजधानी वैशाली, और वैशाली एक तरह से सब गणतंत्र वाला भी राज्य है। तो वहाँ वैशाली की जो गणतंत्र वाला राज्य है उसकी उन वैशाली की पुत्री लिच्छवियों की पुत्री चिलना से विवाह कर लेते हैं। चिलना से ही इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम अजातशत्रु होता है। उसके बाद फिर बिंबिसार सोचते हैं चलो हमने विस्तार तो यहाँ कर लिया, पूर्वी उत्तर यानी पूर्वी बिहार में कर लिया, अब हम उत्तर की ओर अग्रसर होते, उत्तर की ओर विस्तार करते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर विस्तार करने के लिए पंजाब के क्षेत्र के रीजन को चुनते हैं। पंजाब के क्षेत्र के रीजन को चुनने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ के मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर लेते हैं। बिंबिसार क्षेमा 3 शादी किए थे। क्षेमा, आपको ये भी बता दें जो चिलना है पहले बौद्ध अनुयायी रहते हैं, बिंबिसार बौद्ध अनुयायी रहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी चिलना के इन्फ्लुएंस करने पर ये जैन धर्म अपना लेते हैं बिंबिसार। क्योंकि चिलना रहती हैं लिच्छवी राजकुमारी और महावीर स्वामी जी भी रहते हैं, वो भी लिच्छवियों कुल से रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस चिलना से शादी करने के बाद उनसे इन्फ्लुएंस होकर जैन धर्म अपना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बिंबिसार बढ़िया से राज पाठ करते हैं और उसके बाद उनका पुत्र क्या रहता है, अजातशत्रु, जो चिलना से पैदा हुआ रहता है, अपने पिता को ही मार देता है, बिंबिसार को गद्दी के लिए मार कर अपना बैठ जाता है। तो बिंबिसार का यहीं पर खेला ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक कहानी और है बिंबिसार की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिंबिसार के विषय में कहा जाता है पुराणों में और बाकी बौद्ध जातक कथाओं के अनुसार, जो एक राजकुमार, वो एक वहाँ वैशाली की एक नगर वधू थी आम्रपाली, बहुत सुंदर थी। कहा जाता है उसकी सुंदरता ही उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। आम्रपाली नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि यह आम्रपाली नामक महिला एक जब शैशव अवस्था में एक वृक्ष, आम के वृक्ष के नीचे मिली हुई थी, तो इसका नाम इसलिए आम्रपाली पड़ जाता है। तो वहाँ के लोगों ने जब इसे उठा के लाया, जैसे कि किसी ने इसे पाला, जब आम्रपाली बड़ी होती गई लेकिन बहुत सुंदर थी, तो उससे सब शादी करना चाहते थे वैशाली के लोग। वैशाली का हर वयस्क व्यक्ति शादी करना चाहता था। लेकिन क्या होता था, अगर ये समस्या उत्पन्न हो गई थी वैशाली की लिच्छवियों के पास कि अगर इससे कोई व्यक्ति एक शादी कर लेगा तो और आंतरिक असंतोष व्याप्त हो जाए, क्योंकि भाई एक महिला है और उससे शादी करने वाले हजारों लोग हैं। तब उसके बाद वैशाली गणराज्य था, वहाँ की संसद थी, उन्होंने एक बहुमत पारित किया, बोला कि इसको नगर वधू घोषित कर दिया जाए। आम्रपाली नगर वधू हो जाती है। नगर वधू ये होने के बाद इसके साथ सब आराम से शारीरिक रिश्ता बना सके, शारीरिक संगम कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप बिंबिसार भी आते हैं। उसके बाद इसकी सुंदरता के कायल हो जाते हैं। आम्रपाली को विवाह का प्रस्ताव भी देते हैं, लेकिन आम्रपाली मना कर देती है, कहती नहीं मुझे शादी नहीं करना, अगर मैं शादी कर लूँगी तो इसके बाद जो मुझे नगर वधू का दर्जा प्राप्त है वो छिन जाएगा। आपको बता दें इसकी सुंदरता के नाते ज्योतिष कल्याणी भी कहा जाता था, क्योंकि इसलिए जनपथ कल्याणी कहा जाता था। जैसे मिस यूनिवर्स होता है, मिस वर्ल्ड होता है हर वर्ष, तो वहाँ 2 साल के लिए जनपथ कल्याणी का दर्जा मिलता था सुंदर महिलाओं को वैशाली में। तो बिहार के वैशाली आपको जिला मिल जाएगा, भी वर्तमान में भी है, तो वहाँ की ही थी आम्रपाली। फिर उसके बाद बिंबिसार मृत्यु हो जाती है, अजातशत्रु मार देता है। फिर एक अजातशत्रु प्रेम करने लगता है आम्रपाली से। तो अजातशत्रु कहा जाता है एक बार वैशाली के लिच्छवियों ने आम्रपाली को कारागार में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने इतना कहर बरपाया वैशाली के ऊपर, वैशाली वाले हाहाकार करके त्राहिमाम करने लगे। भाई बहुत सुंदर महिला थी आम्रपाली, इसीलिए। अब जैसे कि अजातशत्रु की बात करें, अजातशत्रु का कार्यकाल है 492 BC से लेकर 460 BC। इसका उपनाम कुड़िक भी था।
जिससे इसको उपनाम जैसे होता है किसी नहीं, निकनेम, इसका निकनेम कुड़िक था। स्वभाव से बहुत ही जिद्दीपन का था और जैन मतानुयायी था, राजधानी राजगिरी ही थी इसके समय में। तो इसने युद्ध किया वैशाली में। इसने कहाँ युद्ध किया? सबसे पहले इसने काशी, जहाँ महाकोसला देवी जो बिंबिसार की पत्नी थी उसकी बहन भाई से युद्ध किया, प्रसेनजीत से युद्ध किया। और ये युद्ध करने में, परास्त करने में सबसे बड़ा योगदान था इसका एक मित्र था अजातशत्रु का वत्सकार ने सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप अजातशत्रु विजय हो जाता है। और इस विजय के लिए उस अजातशत्रु ने रथ मूसल महाशिला कंटक नामक हथियारों का उपयोग भी करता है। जब प्रसेनजीत परास्त हो जाता है तो जिसके परिणाम स्वरूप प्रसेनजीत अपनी बेटी वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। और अजातशत्रु भी उसका ही पुत्र बगीचे में टहलते हुए चाकू भोंक कर मार देता है। उदयन भी मार देता है। फिर आ जाते हैं उदयन जो था शासन किए 460 बीसी से 444 बीसी। उदयन ने एक नगर बसाया था पाटलिपुत्रा। उन्होंने ही जिससे कि नगर बसाया, कुसुमपुरा जिसे बोला जाता था उस समय, पाटलिपुत्रा कुसुमपुरा का ही नाम है। तो ये गंगा और सोन नदी के तट पर इसने पाटलिपुत्रा नामक नगर बसाया और इसे अपने राजधानी बनाया पिता की तरह। जैसे कि बिंबिसार अजातशत्रु की राजधानी राजगिरी थी, लेकिन इसने अपने पिता से हट करके राजधानी बनाया पाटलिपुत्रा, जिसके परिणाम स्वरूप पुराणों के अनुसार इसका एक पुत्र हुआ था उदयन का, नागदशक को इसके ही अमात्य शिशुनाग ने धोखे से मार दिया। अमात्य जो महामंत्री होता है, शिशुनाग ने नागदशक को मार दिए जान से। और जब नागदशक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद फिर शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश वाले जो 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक शासन करते हैं। और शिशुनाग का काम क्या रहता है? शिशुनाग के जो रहता है उसका शासनकाल 412 बीसी से 394 बीसी तक रहता है। उसने क्या किया? वत्स और अवंती, यानी जो वत्स क्षेत्र है, वत्स मतलब कि जो जनपद है, और अवंती जो जनपद है, उसको अपने राज्य की सीमा में मिला लिया। और सीमा में मिलाने के बाद उसने अपनी कैपिटल जो है वैशाली को बनाया, राजधानी जो है वैशाली बनाया, पाटलिपुत्र से हटकर वैशाली बनाया। और शिशुनाग के समय जो उसके राज्य का विस्तार था बंगाल से लेकर मालवा का क्षेत्र तक था, यानी मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के कुछ रीजन उसमें उसके राज्य के अंतर्गत आते थे। अब शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है, जो 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक। इसे जैन ग्रंथों और पुराणों और दिव्यवदान में इसे काकवर्ण भी बोला जाता है। इसका नाम है दिव्यवदान और में इसका नाम काकवर्ण भी मिल जाता है। कालाशोक ने क्या किया? कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली की जगह फिर स्थानांतरित कर ली, पाटलिपुत्रा कर ली। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था और इसके इसी समय द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, जो बौद्ध धर्म था, 2 शाखाओं में बट गया, अस्थावीर और महासांघिक। आपको बता दें प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो अजातशत्रु के समय में हुआ था, और दूसरा जो होता है कालाशोक के समय होता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि इसकी हत्या महापदम नंद नामक एक शूद्र व्यक्ति ने चाकू भोंक कर दी थी। तब हत्या की थी जब कालाशोक बाजार में घूम रहा था। उसके बाद महापदम नंद नामक शूद्र ने चाकू से धोखे से पीछे छुपकर चाकू मार दिया, जिससे उसकी हत्या हो गई। बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है। जिसके बाद फिर एक नगर की स्थापना होती है, नंदवंश की स्थापना होती है। नंदवंश से 344 बीसी से शासन करते हैं 324 बीसी तक। आपको बता दें नंदवंश के विषय में, नंदवंश का जो राजा पहला हुआ महापदम नंद को सर्वछत्रांतक भी बोला जाता है। सर्वछत्रांतक
सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला इसे बोला जाता है। अर्थात द्वितीय परशुराम दूसरा परशुराम भी बोला जाता है इसे। यानी बोलते हैं कि इसने क्षत्रियों को खूब मारा या लहूलुहान कर दिया था धरती, मगध की धरती को मार करके। इसको दूसरा परशुराम भी बोलते हैं। इसने उपाधि धारित की, एक राट अधिक्षत्र की उपाधि धारण की। और इसके बाद इसका क्या नाम है, महापद्मनंद का 8 पुत्र थे। उन्हीं में से एक उसका पुत्र था घनानंद। घनानंद जो था बहुत क्रूर शासक था। वो बहुत सारे कर आरोपित कर देते थे, जिससे मगध की जनता उससे बहुत परेशान थी और कर नहीं चुका पाने पर वो तरह तरह की यातनाएं देता था। तो मगध की जनता घनानंद से मुक्ति चाहते थे। तो इसी के समय में 326 BC में घनानंद के समय में ही युद्ध किया था, यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 BC में। और इसी के समय में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य भी आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आचार्य चाणक्य का घनानंद उपहास करता है। और फिर चाणक्य कसम खाते हैं कि मैं विष्णुगुप्त चाणक्य अपनी चोटी खोलकर प्रतिज्ञा करता हूँ या शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक तुम्हारे वंश का समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं शिखा अपनी नहीं बांधूंगा। जिसके परिणाम स्वरूप चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में घनानंद को मार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। आपको बता दें, जो घनानंद है, घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। अग्रमीज कहा है। ये सारे थे मगध के शासन कर, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब एक वंश आएगा आगे, मौर्य वंश। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे जो 16 महाजनपद थे वही एकीकृत होकर के अखंड भारत बनते हैं। क्योंकि जो अखंड एकीकृत करते हैं, जैसे इंटीग्रेट करते हैं, पूरा उसका योगदान चंद्रगुप्त मौर्य अशोक को दिया जाता है। क्योंकि सम्राट की अशोक की सहायता से सारे जितने अस्मक जनपद और उसके बाद यहाँ कंबोज, गांधार और अंग, ये सब जनपद जो हैं अशोक के समय में आकर के सब एक राज्य का रूप ले लेते हैं। यानी एक सब छोटे छोटे जनपद थे और वो प्रदेश में बदल गए, क्योंकि अशोक ने अपना उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इसके बाद ये हर्यक वंश हो गया। अब शिशुनाग और कालाशोक। हाँ, और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ भी लेता है कभी कभी एग्जाम में, जैसे कि पूछ लेता है क्रम क्या क्या है वंशों का। जैसे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष अंतर्गत जैसे कि मिलान पूछ लेता हर्यक वंश, और उसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश, मौर्य क्रम पूछ लेता है कि मगध पर किन वंशों का जैसे कि क्रम क्या है, कैसे शासन किया है। सबसे पहले हर्यक वंश ने किया था 544 BC 412 BC। फिर शिशुनाग वंश ने किया था 412 BC से 344 BC तक। फिर उसके बाद नंद वंश आ जाता है। नंद वंश जो है शासन करते हैं 394 BC से लेकर 366 BC। फिर मौर्य वंश आ जाते हैं। मौर्य वंश वाले शासन करते हैं लगभग 322 BC से लेकर के लगभग 188 BC, यानी 188 BC तक लगभग शासन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। कल हम चर्चा करेंगे जैसे कि विदेशी आक्रमण के विषय में, जैसे ईरानी हकमनी आक्रमण और सिकंदर के आक्रमण के विषय में। यानी कि विदेशियों ने भारत पे आक्रमण किया, पश्चिमी सीमा से कैसे खैबर दर्रा से सिकंदर आया, खैबर दर्रा जो पार करके, जिसे हिंदकुश पर्वत से बोलते हैं, हिंदकुश पर्वत से खैबर दर्रा निकला है, वहाँ से सिकंदर आया। तो इस विषय में कल विस्तार देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।